मैं मीर सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुमार हुकुम सिंह, वैदिक इंटर कॉलेज नगलपुर बताई हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में एडवांस से आपका स्वागत है। पिछले टर्म पर सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था कि क्या हमारा कौन कौन सी किताबें हैं, कैसे हमें पढ़ना है। दूसरे टर्म पर जो रोज का पहला टॉपिक था एग्जाम स्टेट, उसका आपको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की और फिर आपको बताया कि किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। उसके कुछ टिप्स मैंने दिए जो प्रोज और पोइट्री दोनों में काम आएंगे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पोइट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसा कि पोइट्री आपके इंटरमीडिएट का जो कोर्स है उसमें डिटेल्ड स्टडी में है। इससे एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। बहुत ध्यान से और गहराई से हम इसे समझना पड़ता है, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में या हमारे डेली लाइफ में हमारे ज़्यादातर जो कार्य हैं वो क्लोज के माध्यम से होते हैं, जिसको हम गद्य कहते हैं। चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सारा जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो क्लोज के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है। तो इसमें अब सवाल ये उठता है कि पोइट्री की आखिर क्या ज़रूरत है, ये पोइट्री का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। देखिए, इसका आंसर ये है कि बहुत सारी हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे हमारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर ऐसे होते हैं जिनको आप रोज के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पोइट्री के माध्यम की आवश्यकता होती है। डीप फीलिंग्स ऑफ डिवोशन, डीप फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, ग्रीफ, they can only be expressed through the medium of poetry. That is why we need poetry and it is the importance of poetry. पोइट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। सर्वश्रेष्ठ शब्द जब सर्वश्रेष्ठ ऑर्डर एक व्यवस्था व्यवस्थित रूप में लगे हुए होते हैं तो हम पोइट्री बनाते हैं। का definition: poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings reflected in creativity. पोइट्री जो हमारी स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स होती हैं उसकी अभिव्यक्ति होती है। एमेट्रो की डेफिनेशन है पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो पोइट्री का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। प्रोज का अपना फील्ड है और पोइट्री का अपना फील्ड है। प्रोज इज द लैंग्वेज ऑफ रीजन, पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। यही कारण है कि हमारे कोर्स में या आगे क्लासेस में भी हमेशा पोइट्री और हमारा साथ बना रहता है। इससे पहले कि हम आपको कोई पोएम पढ़ना शुरू करें जो भी आपके कोर्स में निर्धारित है, इससे पहले आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। अगर पहले क्लासेस में आपने ये सब सीखे होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ क्योंकि जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको पहचान नहीं है, उनको फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जब तक आपको ये नहीं आता है तब तक
पोइट्री को समझना भी मुश्किल होता है और उसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में आप अलंकार कहते हैं, अलंकार की परिभाषा के बारे में आपने पढ़ा है। वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे एक छोटी सी परिभाषा या व्हाइट बोर्ड पर लिखी है मैंने, ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज अनकॉमन एंड क्रिएट्स ए ग्रेटर इफेक्ट। फिगर्स ऑफ स्पीच एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है जो अनकॉमन, जो कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेशन है उससे थोड़ा हटके होता है, जो एक क्रिएटर इफेक्ट ज़्यादा प्रभाव पैदा करते हैं। असम में एक दूसरी डेफिनेशन है जो और ज़्यादा सटीक। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए फ्रेज और वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग देन इट्स लिटरल मीनिंग। फिगर ऑफ स्पीच कोई फ्रेज वाक्यांश हो सकता है या कुछ शब्द हो सकते हैं जिनका जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ, उससे थोड़ा सा अलग और ज़्यादा प्रभावशाली मीनिंग होता है। इट कन्वेज मीनिंग बाय कंपेयरिंग और आइडेंटिफाइंग वन थिंग टू अनदर दैट इज फेमिलियर टू द ऑडियंस। ये एक ऐसा अर्थ क्रिएट करता है तुलना करके या अपनी पहचान को दूसरी चीज से जोड़कर, जो कि ऑडियंस से ज़्यादा परिचित होती है और वो उस चीज़ को बेहतर समझ पाता है। That is why it is helpful in creating vivid rhetorical effect। और इस तरीके से जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करके पोइट्री में जो एक रेटोरिकल, एक म्यूजिकल इफेक्ट है, फिगर्स ऑफ स्पीच वो क्रिएट करते हैं। आपके कोर्स में इंटरमीडिएट में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपोइया और एपॉस्ट्रॉफी, जिनको हम क्रम से आपको समझाएंगे। आप इनको बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। पहला फिगर ऑफ स्पीच है आपका सिमिली, हिंदी में जिसको कहते हैं, कई तरीके से डिफाइन किया जाता है सिमिली को। इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है, ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन क्वालिटी इन कॉमन विच द हेल्प ऑफ द वर्ड्स शो एज लाइक। सिमिली दो असमान ऑब्जेक्ट्स के बीच की एक तुलना है जिनमें की एक क्वालिटी कॉमन होती है। सिमिली में ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, असमान वस्तुएं, समान चीजें। दूसरा इसमें पॉइंट है एटलीस्ट वन क्वालिटी इन कॉमन। ऐसे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिसिमिलर, असमान होते हैं, लेकिन असमान होते हुए भी उनमें एक क्वालिटी कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। देखिए लाइट आ गया, हमने पहचान लिया कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, लेकिन केवल शो एज लाइट ये हमें ये बता तो देता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली है। लेकिन जब भी ये किसी स्टेजा में आता है तो आपको इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। वो कैसे व्याख्या करेंगे, इन एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है आपका लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। यहाँ पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, लाइफ और ड्रीम,
दोनों ही डिसिमिलर, असमान, कोई समानता नहीं, दोनों डिफर। लाइफ रियलिस्टिक है, वास्तविक, ड्रीम एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन एक समानता है। बोथ आर ट्रांजिटरी। एलिमेंट ऑफ ट्रांजिटरीनेस इज काउंट बिटवीन लाइफ एंड ड्रीम। दोनों क्षणभंगुर, लाइफ का भी कुछ पता नहीं होता और ऐसे ही ड्रीम भी अनसर्टेन और शॉर्ट लिव्ड, एक टेम्पररी होता है। तो डिफर होते हुए भी इस पॉइंट पर दोनों काम हो जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल समझिए, द नाइट वॉज एज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस सेंटेंस में, एक तो नाइट है और दूसरा स्टोन। दोनों डिसिमिलर, दोनों असमान हैं। नाइट एब्स्ट्रैक्ट है, स्टोन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। What one quality is common, the element of darkness, जो अंधेरा है, कालापन है, अंधकार है, वो दोनों के बीच में कॉमन है। तीसरे एग्जाम्पल से आप समझिए, he is as firm as a rock। दो के बीच बोलना है, एक तो ही जो कोई एक पर्सन है, रॉक चट्टान, दोनों डिसिमिलर है। एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों के बीच में जो है वो एक क्वालिटी कॉमन है, द एलिमेंट ऑफ फर्मनेस, दृढ़ता। जिस तरीके से एक चट्टान अपनी जगह पर दृढ़ होती है, इसी तरीके से ये व्यक्ति जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही होगी, इसमें भी जो एलिमेंट ऑफ फर्मनेस है ये कॉमन है दोनों के बीच में। तो ये जो है सिमिली हुआ, और सिमिली को इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे जब कि किसी स्टेंजा में पूछा जाएगा। अब मैं आपको मेटाफर के बारे में बताता हूँ। मेटाफर का जो डेफिनेशन है वो सिमिली से बहुत मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क है कि मेटाफर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन क्वालिटी इन कॉमन। यहाँ तक सिमिली और मेटाफर सेम है विदाउट यूजिंग द वर्ड सो एज लाइक। सिमिली में विद द हेल्प ऑफ द वर्ड सो एज लाइक होता है, और मेटाफर में विदाउट यूजिंग। मेटाफर में जो है सो एज लाइक का प्रयोग नहीं होता है, एंड ये हट जाते हैं। बाकी सिमिली और मेटाफर कंपैरिजन वही होता है दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, एक क्वालिटी दोनों में कॉमन होती है, लेकिन इसमें सो एज लाइक वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए मेटाफर की दूसरी डेफिनेशन होती है कि मेटाफर इज ए कॉम्प्रेस्ड सिमिली, या ए मेटाफर इज ए इम्प्लाइड सिमिली। कॉम्प्रेस्ड इसमें कुछ वर्ड्स कम हो जाते हैं, बाकी कंपैरिजन उसी तरीके का होता है। हिंदी में इसको रूपक कहते हैं। उपमेय उपमान को एक रूप कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आप समझेंगे, ये तो वही एग्जाम्पल जैसा सिमिली में लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, मेटाफर में वो लाइफ इज ए ड्रीम लाइक हट जाता है। कंपेरिजन वही है, लाइफ और ड्रीम का दोनों डिसिमिलर है। जैसा कि सिमिली के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, एक रियलिस्टिक है, दूसरा इमेजिनरी है, लेकिन जो एलिमेंट ऑफ ट्रांजिटरीनेस है वो दोनों में कॉमन है। कॉम्प्रेस मेटाफर इज ए कॉम्प्रेस सिमिली, कॉम्प्रेस प्लस शॉर्ट हो गया लाइक हटने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कंपेरिजन,
एक तो कैमल है और दूसरा शिप है, दोनों डिसिमिलर है। कैमल एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, शिप नॉन लिविंग, एक जानदार तो एक बेजान है, दोनों डिसिमिलर है। बट वन क्वालिटी इन कॉमन, जो काम जो है रेगिस्तान में यूज करता है, समुद्र में वही काम शिप करता है। द एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉमन बिटवीन कैमल एंड शिप, तो दैट इज सिमिलरिटी। तो डिसिमिलर भी, लेकिन एक पॉइंट पर दोनों कॉमन हो रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल से समझिए, होप इज द पुअर मैन स्पिरिट। दो ऑब्जेक्ट की तुलना है, एक तो होप है और दूसरा ब्रेड। होप इसको हम आशा कहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म, ब्रेड एक कॉम्प्लीट टर्म। इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसको आप महसूस करते हैं, देखते हैं, खाते हैं। लेकिन दोनों में डिसिमिलर होते हुए भी वन क्वालिटी इज कॉमन। कॉमन होप और ब्रेड के बीच में ये है, जिस तरीके से ब्रेड से हमें जीवन मिलता है, इसी तरीके से होप जो है वो भी हमें जीवन से जोड़े रखते हैं। सो बोथ ब्रेड एंड होप आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। इस तरीके से आप इसको, जब भी ये पोइट्री में आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब तीसरा पैराग्राफ स्पीच। तीसरा पैराग्राफ स्पीच है हमारा पर्सनिफिकेशन। हिंदी में इसको मानवीकरण कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, इन दिस पैराग्राफ स्पीच थिंग्स, आइडिया और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज ए पर्सन हैविंग इंटेलिजेंस और इंडिविजुअलिटी। इस पैराग्राफ स्पीच में वस्तुओं को, विचारों को या बेजान चीज़ों को एक पर्सन की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे उसकी अपनी बुद्धि, उसका अपना इंटेलिजेंस हो और उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी हो। तो इसको मानवीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, इसका मानवीकरण कर दिया गया है। एक्सपीरियंस इज कंपेयर टू ए टीचर। एक्चुअली एक्सपीरियंस एक आइडिया है केवल, लेकिन उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है अध्यापक की तरह, यानी कि एक्सपीरियंस जिसको अनुभव कहते हैं, उसका मानवीकरण कर दिया गया है एक अध्यापक की तरह। दूसरा एग्जाम्पल है, दैट लेड हर आइसी हैंड्स ऑन द ओल्ड मैन। मौत ने अपने बर्फीले हाथ बूढ़े आदमी पर लगा दिए। अब डेथ एक आइडिया है, उसके कोई हाथ तक तो होते नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी एक पर्सन की तरह जिसके हाथ हों बर्फीले और वो किसी लगा दे और वो मर जाए, तो इसको पर्सन इफेक्ट कर दिया गया है। यह तीसरा एग्जाम्पल है, अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। अथॉरिटी मरते हुए राजा को भूल जाती है। अथॉरिटी एब्स्ट्रैक्ट टर्म, क्वालिटी का क्वालिटी जो होता है तो ह्यूमन बीइंग का होता है। तो अथॉरिटी को पर्सनिफाइड कर दिया गया है, जैसे उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी या उसका अपना इंटेलिजेंस। इस तरीके से आप पहचानेंगे पर्सनिफिकेशन को और उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ स्पीच है हमारा एपिस्टोफी। हिंदी में इसको संबोधन कहते हैं। कई तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। एक डेफिनेशन इसका है, एपिस्टोफी थिंग्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और ए पर्सन हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड इज एड्रेस्ड। या और शॉर्ट में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन एपिस्टोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू एन आइडिया और ए पर्सन हु इज नो मोर नाउ। ये एक सीधा संबोधन होता है किसी विचार के लिए, किसी बेजान वस्तु के लिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। तो यहाँ पर वर्ल्ड, लाइफ और टाइम जो कि आइडियाज हैं उनको डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। या दूसरा एग्जाम्पल, वो गांधी जी सी यू इंडिया टुडे, गांधी जी को संबोधित किया जा रहा है, अरे गांधी जी अपने भारत को देखो, गांधी जी हु इज नो मोर दिस वर्ल्ड। तो इस तरीके से एपिस्टोफी में कोई आइडिया या विजन वस्तु या जो व्यक्ति दुनिया में नहीं होता है उसको एक तरीके से सजीव मानकर जो है उसको संबोधित किया जाता है। ये है आपका एपिस्टोफी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्पीच बताता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ स्पीच है हाइपरबोल। हिंदी में इसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके प्रस्तुत किया जाता है। कई तरीके से इसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे इन हाइपरबोल, थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन मोर और लेस मैनर देन दे एक्चुअली आर। या तो इन्हें बढ़ाकर या फिर कम करके प्रस्तुत किया जाता है जितना कि ये वास्तव में होते हैं। एक दूसरी छोटी सी डेफिनेशन होती है, इन हाइपरबोल थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन एन एग्जैगरेटेड मैनर। एग्जैगरेटेड बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल के लिए, द चीफ वाज माउंटेन हाई, सरदार इतना बड़ा था जितना कि पहाड़ नहीं हो सकता। पहाड़ की तुलना में कोई भी पर्सन इतना बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा चढ़ाकर चीफ को प्रस्तुत किया गया। आई एम सो थर्स्टी दैट आई कैन ड्रिंक इन ओशन। मैं इतना प्यासा हूँ कि मैं महासागर पी सकता हूँ। असंभव। यह तीसरा एग्जाम्पल है, ही वाज ड्रॉन्ड इन ए कप ऑफ वाटर, वह एक कप पानी में डूब गया। तो इसे कम करके प्रस्तुत किया गया है। तो हाइपरबोल में चीज़ों को या तो बढ़ा चढ़ाकर या फिर कम करके जो है वो प्रस्तुत करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्पीच। नेक्स्ट पैराग्राफ स्पीच है हमारा ऑक्सीमोरोन। हिंदी में इसको कहते हैं विरोधाभास। इसमें दो विरोधी बातों को एक साथ रख दिया जाता है। कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक सबसे सरल डेफिनेशन होती है, इन दिस पैराग्राफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। दो विरोधी विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एन ऑनेस्ट थीफ, वह एक ईमानदार चोर। देखिए ऑनेस्ट भी है और थीफ भी है, दो विरोधाभास दोनों बातें हैं। जैसा अगला एग्जाम्पल है, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, बिटर भी है और स्वीट भी है। जीवन एक कड़वी मिठाई है। तो बिटर और स्वीट दोनों अपोजिट हैं, साथ साथ रख दिए गए हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। जब ओपन ही है तो सीक्रेट क्या होगा? तो दोनों विरोधाभासी हैं। तो इस तरीके से आप ऑक्सीमोरोन को समझते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ स्पीच आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्पीच है जो आपके कोर्स के हिसाब से अंतिम भी है, ओनोमेटोपोइया। हिंदी में इसको ध्वनि अलंकार कहते हैं। कई तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, जैसा कि ये ध्वनि अलंकार है। तो कोई भी साउंड जो है वो अपने मीनिंग को स्पष्ट करके डिफाइन किया जाता है। इन दिस पैराग्राफ स्पीच वर्ड्स इको देयर मीनिंग। शब्द इको करके अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यह दूसरा और सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इन दिस पैराग्राफ स्पीच सम साउंड इज प्रोड्यूस्ड। कोई ना कोई जो ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। जैसे मंकी चैटर, मंकी के बोलने की आवाज़, चैटर जब भी आप सुनते हैं तो इससे पता चल जाता है दैट समवेयर आर मंकीज। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। बार्क को सुनकर आप अंदाजा लगा लेते हैं दैट समवेयर इज डॉग विच इज वर्किंग। एक क्लाउड्स थंडर, थंडरिंग को सुनकर ही आप एक क्लाउड्स का इमेज क्रिएट कर देते हैं।
इन दिस वे वर्ड्स इको देयर मीनिंग, जहाँ भी कोई साउंड होगा तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपका ओनोमेटोपोइया होगा। आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, उसमें से आपको चार्टने होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच और भी हैं, आयरनी है, पन है और बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल इंटरमीडिएट लेवल पर जो है वो आप इनको तैयार करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को तैयार रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। और सबसे बड़ा महत्व जो है, जब भी आप पोएट्री पढ़ेंगे तो जब भी किसी स्टैंजा में ये आते हैं तो जब तक इनका सही मीनिंग सही तरीके से अर्थ इसका नहीं आता है तो आप पोएट्री को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इन सबको आप इनकी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जिससे जब भी पोएट्री आपको पढ़ाई जाए उसको आप समझ सकें और आप उनको सही से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।